वॉल्यूम 10 को मद्देनज़र रखें तो उसकी इतलात जिस बंदे के पास हैं इस वक्त, वो 5 जजेस में से उनमें से एक शख्स को इसका सरबरा लगा दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 जनवरी और दिन है जुमेरात का। ब्रॉडशीट स्कैंडल में पनामा केस वाले जज की एंट्री, क्या होने जा रहा है? क्या वाकई ब्रॉडशीट स्कैंडल पनामा 2 या पनामा प्लस बनने जा रहा है? इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है, वो आपसे शेयर करूंगा। खासतौर पर आपसे कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के रिमार्क्स और कुछ अहम फैसले आज के इस व्लॉग में शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले एक खबर नशर हुई टीवी चैनल पर कि नैब में तरमीम के लिए हुकूमत मान गई है और अपोजिशन को ये ऑफ़र की गई है कि हम तरमीम के लिए तैयार हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है और अगर तरमीम हो रही हैं तो कौन सी तरमीम पर हुकूमत मानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही एक वफाकी वज़ीर की वज़ीर आला सिंध से गर्मा गर्मी हुई, बंद कमरा इजलास में नौबत गालम गलोच तक पहुंच गई और दरवाजे को ठुड्डे मारते हुए वो वज़ीर साहब बाहर निकल गए इजलास से। इसकी क्या तफसीलात है वो भी आपको बताऊंगा। और इसराइल रैली क्यों निकाली जा रही है, क्या मकसद है, क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहती है अपोजिशन, इस बारे में मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं और इस मामले में उनकी जो तेज़ी है या मुशावरती अमल एकदम से उन्होंने तेज़ किया है। मुझे याद आ गया पनामा स्कैंडल। जब पनामा स्कैंडल शुरू हुआ तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था जब ये स्टोरी नेशनल टेलीविज़न पर नशर होना शुरू हुई। और उसी वक्त मुझे कुछ फ़ोन कॉल्स भी आए और ये बताया गया कि इमरान खान साहब जो उस वक्त पार्टी चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के, वो इस मामले पर टीवी पर बीपर देना चाहते हैं। आम फहम ज़ुबान में बताऊं तो टीवी चैनल पर अपनी राय देना चाहते हैं। अमूमन ऐसा बहुत कम होता था जब इमरान खान साहब खुद आकर टीवी चैनल पर अपना तबसरा करें। नॉर्मली वो इंटरव्यूज़ वगैरह तो करते ही रहते थे और रात के पहर बताया गया कि अचानक से वो टीवी पर इंटरव्यू देंगे। खैर वो सारा सिलसिला भी हो गया और उस वक्त मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ये क्यों इंटरव्यू एकदम से शुरू हुआ और क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो अगले दिन इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। जब हम बनीगाला गए तो वो हाथ में कागज़ शागज़ सारे पकड़े आए और कुर्सी पर बैठते, उस वक्त कैमरे भी ऑन भी नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि इस मौके की तो मैं तलाश में था, अब मामला सही हाथ में आया ना। यानी वो इस मामले को लंबा लेकर चलने के इरादे से उस वक्त आए थे और उसी तरह की पिच, उसी तरह का माहौल इस वक्त बनता दिखाई दे रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस ब्रॉडशीट स्कैंडल को एक लंबे अरसे तक लेकर चलना चाहते हैं। शायद कोई बड़ी इनिंग खेलने का इरादा रखते हैं, या तो इसको पनामा 2 या पनामा प्लस के तौर पर बनाया जाएगा। और इसका अंदाज़ा इस बात से भी हो रहा है कि आज पनामा केस वाले जो जज थे, उसकी हेयरिंग में शामिल एक जज जस्टिस अजमत सईद शेख साहब, उनको इंक्वायरी कमेटी का सरबरा आज बना दिया गया है। अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और इस इजलास में भी इस बारे में मुशावरत हुई है। अजमत सईद शेख साहब के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि 2019 में वो रिटायर हुए, लेकिन जो उन्होंने पनामा केस की सारी जजमेंट को देखा, उन्होंने फैसला दिया, उस सारे केस को वो बहुत बारीक बीनी से ऑब्जर्व कर चुके हैं। उनके पास बैक एंड की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, प्लस ये कि वॉल्यूम 10 जिसको हम सब लोग बहुत अरसे तक नज़रअंदाज करते रहे हैं, उसके बारे में भी इत्तलात उन्हीं के पास हैं। वो अभी तक मंजर आम पर या पब्लिक नहीं की गई, लेकिन चूँकि वो उस लार्जर बेंच का हिस्सा थे जिसने वो जजमेंट दिया, तो इसलिए वॉल्यूम 10 से मुतालिक बहुत सारी मालूमात इस वक्त उन्हीं के पास हैं। और ब्रॉडशीट से मुतालिक तहकीकात की जिम्मेदारी उनको सौंपना, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक गैर मामूली और बहुत बड़ा फ़ैसला। मैं अब से कुछ देर पहले कुछ हुकूमती शख्सियात से, अहम तरीन हुकूमती शख्सियात से रब्ता कर चुका हूँ और मैंने पूछने की कोशिश की कि पहले तो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी वफाकी वुज़रा की, जिसमें शिबली फराज कन्वीनियर थे, फिर फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी को जिम्मेदारी दी गई थी। तो क्या वो भी अब इसी कमेटी का हिस्सा होंगे या अजमत सईद शेख साहब आके अपनी कमेटी को हेड करेंगे? तो मुझे बताया गया कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने 3 रुकनी बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दी थी शिबली फराज साहब की सरबराही में, उसका काम सिर्फ ये था कि 48 घंटों के अंदर अंदर सिफारिशात वफाकी काबीना को पेश करे कि ब्रॉडशीट स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए TORs क्या होने चाहिए और किस तरह से हुकूमत इस मामले को आगे लेके बढ़ सकती है। तो जो 48 घंटों के अंदर अंदर वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया, उस इजलास में
सिफारिशात पेश कर दी गई। सिफारिशात में कहा गया कि स्टार्ट से लेके एंड तक, यानी एनआरओ देने वालों से लेके एनआरओ लेने वाले और इसके सामने वाले किरदार और पस मंजर में रहने वाले सारे किरदारों को शामिल तफ्तीश किया जाए और उनसे ये पूछा जाए कि जो एनआरओ इस कौम को $20 मिलियन का पड़ा, उसकी वजूहात क्या थी, क्या वाकई ये एसेट्स रिकवर होके पाकिस्तान के पास आ सकते थे, जिसको बचाने के लिए पाकिस्तानी ख़जाने से ही इतना पैसा लुटा दिया गया। तो इस सारे मामले की जब काबीना में प्रोसीडिंग हुई तो सबने इत्तेफाक किया उन TORs पर, जिसकी मंजूरी भी दी गई और अब फाइनली इंक्वायरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत अजमत सईद शेख साहब को इंक्वायरी कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। इनके पास इख्तियार ये होगा कि ये अपनी मर्ज़ी के लोगों को या तहकीकाती इदारों के नुमाइंदों को शामिल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पनामा केस में भी हुआ था कि बहुत से तहकीकाती इदारों के लोगों को शामिल कर लिया गया था उस तफ्तीश में। तो इसी तरह से इनके पास भी मुकम्मल इख्तियार होगा, उसके TOR सामने आ जाएंगे। ये पनामा केस की जजमेंट के दौरान बीमार हो गए थे, आपको याद होगा, अस्पताल में मुंतकिल हो गए थे, इनको दिल की तकलीफ़ हुई थी और उस वक्त अभी फ़ैसला आना बाकी था और ऐसा लगता था कि इनके इस मर्ज़ की वजह से पनामा केस के फ़ैसला आने में थोड़ी ताख़ीर हो जाएगी। लेकिन उस वक्त इन्होंने बीमारी की हालत में कुछ काम घर से किया और कुछ अदालत में आके किया और उस केस को बहुत जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया गया। तो इस केस में इनकी क्या एक्सपर्टीज़ रहेंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो कमेटी के जो बाकी मेंबरान होंगे, मैंने अभी कुछ हुकूमती शख्सियात से जो पूछा तो उन्होंने बताया कि एक तो सीनियर तरीन वकील हमने रिकमेंड किया है कि कोई भी जो अजमत सईद शेख साहब चाहें वो सीनियर तरीन वकील अपनी इस कमेटी में शामिल कर सकते हैं, प्लस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसके ऑफिस का एक नुमाइंदा भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा और प्लस FIA के नुमाइंदे को भी इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाएगा। चूँकि मामला तहकीकाती सतह का है, तहकीकाती नौइयत का है, इसलिए ऐसे लोगों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है जो तहकीकात में मददगार या मुआवन साबित हो। प्लस ये कि अजमत सईद शेख साहब चाहें तो वो किसी भी इदारे की मुआवनत ले सकेंगे, ये इख्तियार उनके पास होगा। इसके TORs फाइनल हो जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, वॉल्यूम 10 को मद्देनज़र रखें तो उसकी इतलात जिस बंदे के पास हैं इस वक्त, वो 5 जजेस में से उनमें से एक शख्स को इसका सरबराह लगा दिया गया है। अब आगे क्या होता है, पनामा 2 या पनामा प्लस, ये इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द आपके पास आ जाएगी। एक खबर अब से कुछ देर पहले नशर हुई टीवी चैनल्स पर कि नैब तरामीम के लिए हुकूमत मान गई है और अपोजिशन के ज़राए से ये खबर नशर हुई कि अपोजिशन ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेशकश की है अपोजिशन को कि वो मिलकर बैठें और हम नैब में तरामीम कर सकते हैं। अगर ये खबर ठीक है, इन केस अगर ये खबर ठीक है तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है, क्योंकि धड़ाम से सारा एहतसाब का मामला नीचे गिरेगा अगर हुकूमत ने ये पेशकश कर दी। लेकिन इस सारे मामले को, नैब तरामीम के मामले को वज़ीर आज़म के साथ डिस्कस करने वाले एक बहुत ही अहम और करीबी हुकूमती शख्सियत से मैंने बात की है और मैंने उनको उस खबर का स्क्रीनशॉट भेजा कि ये खबर चल रही है, क्या ऐसा मुमकिन है या ये ठीक है। तो आगे से कहका लगाते हुए उन्होंने बताया कि ये 400 रुपये वाली खबर है। उसका मतलब मैं कुछ नहीं, आपको तफसील नहीं बताता, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया उससे लगा कि ये खबर शायद किसी के कहने पर लगाई गई है, यानी अपोजिशन ज़राए से ये खबर जारी की गई कि हुकूमत तैयार हो गई है। मुझे, जहाँ तक मैं हुकूमती मामला को कवर करता हूँ, मुझे दूर दूर तक ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि कल भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हम वज़ीरिस्तान में थे, वाना में, इसी मामले पर उनसे तफसीली बातचीत हुई और कहीं से भी ये हिंट नहीं आया या कहीं से भी ऐसा नहीं लगा, ना बॉडी लैंग्वेज से ना हुकूमती लोगों से बातचीत करने के साथ के हुकूमत नैब में तरमीम के लिए तैयार हो जाएगी। जिस सारे मामले के ऊपर उन्होंने अपना केस बिल्ड किया हुआ है NRO का कि ये लिख कर तरमीम हमसे मांगी गई और हमसे NRO मांगा गया, क्या हुकूमत उसी मामले पर तैयार हो जाएगी बातचीत करने के लिए कि ठीक है जी आए हम तरमीम कर लेते हैं, उस वक्त जब ना कोई लॉन्ग मार्च इस वक्त हो रहा है, ना कोई अपोजिशन का कोई बड़ा एहतजाज हो रहा है और बुरी तरह एक्सपोज हो गई अपोजिशन एहतजाजी मुजाहिरों में भी, ऐसे वक्त में क्या हुकूमत को पड़ी है कि वो कहें जी कि आए हम आपके साथ बातचीत करते हैं। तो मेरी इत्तला के मुताबिक इस खबर में सदाकत नहीं है। अब हुकूमत इसको कब ऑफिशियली रिबट करेगी ये देखना होगा। आगे चलते हैं जी। इसराइली रैली, वो
किस लिए हो रही है फिर मैं आपको बताऊंगा। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर के दरमियान जो बात गालम गलोच तक और दरवाज़ों को ठुड्डे मारने तक पहुंची वो आखिर में बताता हूं। लेकिन इसराइली रैली के हवाले से भी सवाल है। आज कराची में हुई इसराइल मुखालिफ रैली, शायद वो उसकी कोई समझ तो नहीं आती कि उसको करने की ज़रूरत क्या पड़ी। क्या हुकूमत में से कोई एक शख्स भी ऐसी कोई स्टेटमेंट दे चुका है कि हम इसराइल को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं या तस्लीम कर लेना चाहिए, या इस हुकूमत का कोई वफ़द इसराइल गया, या इसराइल से कोई इस हुकूमत के दौर में पाकिस्तान आया? ऐसी कोई फ़िज़ा ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। प्लस ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इस मुल्क के सरबराह है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी रखते हैं, उन्होंने 4 बार मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये बात क्लियर कर दी कि हमारी पॉलिसी वही है जो कायद आज़म का नज़रिया था। हम फ़लस्तीन का मामला सेटल होने तक इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ख्वाह कुछ भी हो जाए। उनके वज़ीर ये कह चुके हैं कि जब तक हम इस कैबिनेट में हैं इसराइल को तस्लीम करना तो दूर की बात है, ऐसी कोई सोच भी नहीं सकता। तो फिर इसराइल रैली ये करने का क्या तुक है? क्या आवाम को इंगेज करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए कोई और हरबा नहीं मिला? और ये इसराइल रैली करने से पहले ये तो मालूम करें कि अजमल कादरी किस जमात से ताल्लुक़ रखते थे जो इसराइल से होके भी आ गए हैं, किस दौरे हुकूमत में उन्होंने इसराइल का दौरा किया था। शर्म भी नहीं आती बिल्कुल, कितनी ढिठाई से लोग ये शुरू कर देते हैं एक सिलसिला। मैं सच्ची बात है ये कह रहा हूँ, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जो आवाम को बेवकूफ़ बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और आवाम इतनी सादा है कि बन भी जाती है। भाई रैलियों में जाने से पहले क्या आपको ये मालूम नहीं है कि जिनकी रैली में आप जा रहे हैं उन्हीं की जमात का एक बंदा इसराइल से होके आ चुका है, तस्लीम कर चुका है? कोई खुदा का खौफ करें आप। तो ये वही है जो नामोसे रसालत वाला सारा कार्ड पहले खेला जाता है हुकूमत के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। एक बंदा खड़ा होके पूरी मगरबी दुनिया को जाके बताता है देयर इज़ नो गॉड बट वन, तो बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर आगे आपको बताने के लिए तो कुछ रहता नहीं है। आगे बात करते हैं जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब के दरमियान खूब गर्मा गर्मी हुई है एक इजलास के दौरान। इसकी तफसीलात आज मैंने ARY पर ब्रेक भी की और मुझे कुछ इंसाइट मिली जिसको मैंने फिर वेरीफाई भी किया। कुछ दिन पहले कराची ट्रांसफॉर्मेशन से मुतालिक एक अहम इजलास हुआ कराची में, जिसमें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान शरीक हुए, जिनमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, असद उमर, अली ज़ैदी शरीक थे। फिर इत्तेहादी जमातों के अरकान अमीनुल हक जो MKM से है वो थे। फिर सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदगी थी वो भी थी। वज़ीर आला सिंध उस इजलास में मौजूद थे। नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब, सईद गनी, ये तमाम लोग उस इजलास में, और आला सतह क़यादत मौजूद थी कराची की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। क्योंकि बहुत से सवाल आते हैं कि कब इसके ऊपर अमल दरामद का आगाज़ होगा। तो इस पर अमल दरामद के आगाज़ का जो पहला नुक्ता है, मामला वहीं पर फंसा हुआ है। वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि वो इख्तियारात जो पूरे सूबे में फैले हुए हैं उनकी बजाय उनको डिवाइड किया जाए, इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक की जाए और कराची का अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और अपना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो। जैसे हैदराबाद की अलग हो, कराची की अलग हो, लाड़काना की अलग हो, ताकि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों। तो इस मामले पर जब अली ज़ैदी ने सवाल किया CM सिंध से कि आपने वादा किया था इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने का, तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा? तो वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, ये जब करना होगा हम अपने तौर पर कर लेंगे। इस पर अली ज़ैदी साहब बरहम हुए। उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, अवामी नौइयत का मसला है और आप कह रहे हैं कि आप जवाब दे नहीं है। जवाब दे तो कलेक्टिव सतह पर हमें आवाम को देना है, होना पड़ेगा। ये मामला जब तक हल नहीं होगा आगे बढ़ नहीं सकते। कराची ट्रांसफॉर्मेशन का मसला सीरियस है। आप इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करें, आप तारीख बताएं कि कब ये करेंगे। उन्होंने कहा कि तारीख शारीख मेरे से मत पूछो, ना मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद हूँ और ना ही मैं यहाँ पे कोई तारीख दूंगा। ये मामला वहाँ पे थोड़ा हीटेड आर्गूमेंट हो गया दोनों के दरमियान और अली ज़ैदी साहब वहाँ से उठ खड़े हुए और उन्होंने इजलास से वॉकआउट कर दिया। मामला इतना सादा और सिंपल तरीके से नहीं हुआ जितने सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपको बता नहीं सकता कि मामला कितना देर तक वहाँ पर ऐसे चलता रहा। और ये मामला वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी पहुँच चुका है। वफाकी काबीना के इजलास में भी बताया गया इस नाखुशगवार वाक़े से मुताल्लिक़, और अली ज़ैदी ने बताया कि CM सिंध की जानिब से मामले को हल करने की जो कोशिशें हैं वो संजीदा दिखाई नहीं दे रही। तो अभी और भी इस मामले पे आपको आने वाले दिनों में हक़ाइक़ सामने आएंगे। ख़त किताबत का सिलसिला भी शुरू होगा। CM सिंध साहब वज़ीर आज़म को ख़त लिखेंगे, वज़ीर आज़म CM सिंध को ख़त लिखेंगे। बहुत कुछ होने वाला आइंदा आने वाले दिनों में। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।